दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो राजस्थान के अजमेर की है, जहां एक छोटा सा कस्बा है किशनगढ़। ये जगह एशिया का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट है, जहां संगमरमर का कारोबार चमक दमक के साथ चलता है। इसी किशनगढ़ में रहते थे भवानी शंकर शर्मा, एक सफल मार्बल व्यापारी। वो अपनी पत्नी निधि के साथ रहते थे और अलग से अपने माता पिता के पास भी। लेकिन भवानी और निधि के बीच एक बात हमेशा झगड़े का कारण बन जाती थी। निधि को लगता था कि भवानी अपने माता पिता से बहुत ज्यादा करीब है। हर बार जब वो उनसे मिलने जाते तो घर लौटते ही दोनों में बहस हो जाती। निधि कहती, तुम्हें क्यों नहीं रुक जाता बार बार जाने से? महीने में एक बार मिलना तो काफी है, लेकिन हर बार वही झगड़ा। इस लगातार असहमति की वजह से घर में हमेशा एक हल्का सा तनाव माहौल में तैरता रहता था। भवानी को तो ऐसा लगता था जैसे वो सच में जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हैं। उनकी आंखों में एक शांत उदासी हमेशा छाई रहती और वो गहरे दुखी नजर आते। फिर भी सारे झगड़ों के बावजूद एक दूसरे के लिए उनका प्यार खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। अब चलिए 4 मई 2003 की सुबह की बात करते हैं। एक अखबार वाला सुबह का पेपर भवानी शंकर के पिता दुर्गा प्रसाद के घर पर फेंक गया। अखबार पढ़ने से पहले दुर्गा प्रसाद ने चाय मांगी। उन्हें खबरें पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां लेना बहुत पसंद था। उनकी पत्नी ने चाय का कप लाकर दिया। दुर्गा प्रसाद ने एक घूंट लिया और अखबार खोला। लेकिन जैसे ही फ्रंट पेज पर नजर पड़ी, कप उनके हाथ से फिसल गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ लिया उन्होंने जो उन्हें इतना हिला गया? इसे समझने के लिए हमें 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा। 28 अप्रैल 2003 को राजस्थान के अजमेर पुलिस को एक फोन कॉल आया। उस जमाने में फोन बहुत कम लोगों के पास होते थे, इसलिए ये कॉल तुरंत गंभीरता से लिया गया। कॉलर ने बताया कि अजमेर में एक कुएं के पास एक बोरे में लाश पड़ी है। वो यहीं नहीं रुका, थोड़ी दूर एक नदी के पास एक प्लास्टिक बैग में सिर भी मिलेगा। अगर ध्यान से देखें तो आसपास खून से सने कपड़े भी पड़े होंगे। पुलिस कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही कॉल कट गया। जब उन्होंने वापस कॉल करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं आया। सीनियर अफसरों को लगा कि इतनी सटीक डिटेल्स देने वाला या तो झूठ बोल रहा है या फिर कोई भयानक सच्चाई बता रहा है। जल्द ही पुलिस ने जांच शुरू की और केस दर्ज कर लिया। उन्होंने कॉलर द्वारा बताई जगहों पर जाकर चेक करना शुरू किया। सबसे पहले कुएं के पास पहुंचे। वहां जमीन पर एक बोरा पड़ा था। दूर से ही उसकी शक्ल अजीब लग रही थी। बोरे पर लाल दागों ने उन्हें भयानक इशारा दे दिया। जब उन्होंने खोला तो अंदर एक बिना सिर की लाश मिली। कॉलर की पहली बात बिल्कुल सही साबित हुई। फिर वो नदी की ओर बढ़े। वहां एक कांस्टेबल की लाठी ने प्लास्टिक में लिपटा कुछ छुआ। वो नदी की ओर लुढ़कने लगा तो उन पर भी लाल दाग नजर आए। प्लास्टिक खोली तो अंदर एक सिर मिला, लेकिन चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। जो भी ये कर रहा था, उसने साफ कोशिश की थी कि पुलिस कभी आइडेंटिफाई न कर सके। पुलिस ने आसपास के जंगल में तलाशी जारी रखी। उन्हें कॉलर की वो टिप याद थी कि एक और प्लास्टिक बैग में खून से सने कपड़े हैं। जल्द ही वो बैग मिल गया। अंदर खून से रंगे कपड़े भरे थे। ये अज्ञात कॉलर ने सब कुछ बिल्कुल सही बताया था। लाश कहाँ, सिर कहाँ, खूनी कपड़े कहाँ, सब कुछ परफेक्ट। पुलिस ने बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा था। ये शख्स कौन था, कहां से आया, कत्ल यहीं हुआ या कहीं और से लाकर फेंका गया, कब और कैसे मरा? 3 दिन बीत गए। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में 3 बातें बताई गईं। पहली, सिर के पीछे मारा गया था। दूसरी, मरने से पहले नींद की गोलियां दी गई थीं। तीसरी, बाएं जबड़े और बाएं आंख के बीच एक स्टील का तार डाला गया था। दिन बीतते गए। करीब 1 हफ्ता हो गया। पुलिस को समझ आ गया कि शख्स की पहचान आसान नहीं होगी। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। अखबारों में विज्ञापन छापे, जिसमें शख्स का विवरण और रिकंस्ट्रक्टेड फोटो दी। साथ ही एक खास बात का जिक्र किया, बाएं आंख और जबड़े के बीच स्टील का तार। दुर्गा प्रसाद ने राजस्थान के अखबार में यह विज्ञापन पढ़ा। उसमें लिखा था, सवाई पुलिस को जला हुआ कटा सिर मिला, बाएं आंख के नीचे लोहे का तार था। जैसे ही दुर्गा प्रसाद ने यह पढ़ा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक भयानक डर ने उन्हें घेर लिया। उन्हें शक हुआ कि उनके बेटे के साथ कुछ भयावह हो गया है। ये सिर भवानी शंकर का हो सकता है, क्योंकि उनके बेटे को भी बचपन में एक हादसे में बाएं आंख के नीचे स्टील का तार लगाया गया था। उस हादसे के बाद भवानी का इलाज दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ था, जहां सर्जरी के दौरान बाएं आंख के नीचे स्टील का तार फिट किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि दुर्गा प्रसाद को ऐसा शक क्यों हुआ, जबकि भवानी हेल्दी था और अपना बिजनेस चला रहा था। वजह यह थी कि भवानी कुछ दिनों से गायब था। 25 अप्रैल 2003 को
भवानी आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने आया था। घर लौटकर उसने पिता को फोन किया और कहा, मैं सेफ पहुंच गया हूं। लेकिन उसके बाद भवानी उनकी जिंदगी से गायब हो गया। न कोई कॉल, न कोई विजिट, कुछ नहीं। उसके माता पिता दुर्गा प्रसाद और पावरी देवी चिंता में डूब गए। ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनका बेटा कभी इतने दिनों तक बिना बात किए नहीं रहा। जब दुर्गा प्रसाद ने इधर उधर पूछा तो पता चला कि भवानी कई दिनों से न अपनी दुकान पर जा रहा है न ऑफिस पर। उल्टा उसकी पत्नी निधि ही सब संभाल रही थी। चिंतित होकर दुर्गा प्रसाद ने बहू को फोन किया और पूछा, भवानी कहाँ है? वो ना हमें कॉल कर रहा है ना ऑफिस आ रहा। लेकिन निधि ने तीखे लहजे में जवाब दिया, अगर इतनी चिंता है तो खुद जाकर ढूंढ लो। लगता है तुम्हारा बेटा किसी और औरत के साथ मस्ती कर रहा है। दुर्गा प्रसाद को बहू के इस रवैये से ताज्जुब नहीं हुआ। वो तो यही उम्मीद कर रहे थे। फिर उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी। सब भवानी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को एक भी सुराग नहीं मिला। निधि शर्मा, जो शायद जानती हो कि वो कहाँ है, वो चुप ही रही। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे ढूंढ नहीं रही थी। वो ढूंढ रही थी। बस वो अपने ससुराल वालों से मदद नहीं मांगना चाहती थी। 4 मई 2003 को अखबार पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद ने तुरंत अपने 3 बेटों, दामाद और बहू निधि शर्मा को फोन किया और बताया कि उन्होंने अभी अभी क्या पढ़ा है। सब जल्दी से दुर्गा प्रसाद के घर पहुंच गए ताकि मिलकर पुलिस स्टेशन जा सकें। सबके दिल तेज धड़क रहे थे, चिंता से भरे हुए। दुर्गा प्रसाद पहले निधि शर्मा के घर रुके। जब पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा तो दुर्गा प्रसाद ने अफसरों को बताया कि उनके बेटे भवानी शर्मा को 8 दिन से गायब होने की शिकायत है। उन्होंने अखबार की खबर के बारे में बात की और बेटे की आंख के नीचे मिले स्टील के तार का जिक्र किया। फिर उन्होंने लाश देखने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस ने कहा, सर, लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। इस वजह से हमने सभी उचित रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। ये सुनकर दुर्गा प्रसाद की चिंता और बढ़ गई। अब वो कैसे यकीन करें कि लाश सच में उनके बेटे की ही है? सभी रिश्तेदार चुपचाप खड़े थे, गले सूखे हुए, मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि ये भवानी न हो। उधर भवानी की पत्नी निधि पुलिस स्टेशन में खड़ी थी, बिल्कुल शांत और संयमित दिख रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस चुपचाप सबको देख रही थी। अंदर से वो सोच रही थी, वो कहीं होगा, मरा तो नहीं जा सकता, वो लौट आएगा। पुलिस अफसर ने कहा, अगर आप चाहें तो क्राइम सीन से मिले सामान को देख लें। इनसे शायद पता चल जाए कि ये आपके बेटे के हैं या नहीं। जब अफसरों ने खून से सने शर्ट, प्लास्टिक बैग और बैकपैक दिखाया जो सीन पर मिला था, तो दुर्गा प्रसाद ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये सब उनके बेटे के ही थे। सच्चाई जैसे ही उनके दिल को चुभी, भवानी शंकर की पत्नी, उनके बच्चे और माता पिता वहीं रोने लगे, बेकाबू होकर। भवानी शंकर की पत्नी निधि शर्मा ने आंसू भरी आंखों से पुलिस को बताया कि ये सामान सच में उसके पति के हैं। इसके बाद पुलिस ने भवानी शंकर के साथ हुई इस त्रासदी का कारण जानने के लिए गहन जांच शुरू कर दी। उन्होंने परिवार के हर सदस्य से एक एक करके पूछताछ की। क्या भवानी शंकर को पहले कोई निजी समस्या थी? क्या उसके कोई दुश्मन थे? उसके पिछले हादसे में क्या हुआ था और वो कहाँ हुआ था? इन सब के जरिए पुलिस ने उसके बारे में हर छोटी बड़ी बैकग्राउंड जानकारी इकट्ठा की। लेकिन अफसरों को एक अहम बात पता थी। भले ही परिवार कह रहा हो कि मृत शख्स भवानी शंकर ही है, लेकिन बिना ठोस तकनीकी या शारीरिक सबूत के कोर्ट में यह साबित करना नामुमकिन था। इसलिए पुलिस ने भवानी शंकर के पिता दुर्गा प्रसाद की ओर रुख किया, अगला बड़ा कदम उठाने के लिए। उन्होंने उनसे विस्तार से पूछा कि स्टील का तार भवानी के शरीर पर कहां लगाया गया था, किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था और किसने किया था। तुरंत पुलिस ने दिल्ली के डॉक्टर शिवशंकर शाह से संपर्क किया और सब कुछ पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया कि उन्होंने राजस्थान में सिर्फ 3 ऐसे ऑपरेशन किए हैं। वो ऐसे केस में ही मरीज के पास जाकर ऑपरेशन करते हैं। पुलिस ने फिर डॉक्टर से उन 3 लोगों का विवरण मांगा। जब पुलिस ने लिस्ट देखी तो भवानी शंकर शर्मा का नाम वहां था। तो मृत्यु के पल से लेकर परिवार की पहचान तक सब कुछ साफ साफ भवानी शंकर की ओर इशारा कर रहा था। फिर भी सबके मन में एक बड़ा सवाल बाकी था, भवानी शंकर का ये क्रूर और भयानक तरीके से कत्ल क्यों हुआ? अब पुलिस को इसका जवाब ढूंढना था। इसके लिए उन्होंने भवानी शंकर की जिंदगी और बैकग्राउंड की गहराई से पड़ताल शुरू की। भवानी शंकर किशनगढ़ में एक बड़ा मार्बल का बिजनेस चलाते थे, जो राजस्थान के जयपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर एशिया के सबसे बड़े मार्बल मार्केट में था। सीधी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि शादी के बाद भवानी शंकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग घर में रहने लगे थे। वो कभी कभी अपने माता पिता को आर्थिक मदद देते थे। इसी से कभी कभी उनकी पत्नी से छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती।
वो कभी कभी पूछती कि माता पिता को पैसे क्यों भेजते रहते हो। लेकिन ये झगड़े कभी गंभीर नहीं बने। इन छोटी छोटी लड़ाइयों के बावजूद दंपति एक दूसरे की परवाह और समझदारी से साथ रहते थे। ये डिटेल्स पुलिस जांच के दौरान सामने आई। शुरू में पुलिस को शक हुआ भवानी शंकर की पत्नी निधि शर्मा पर। मृत्यु से पहले भवानी शंकर और निधि के भाई के बीच कई झगड़े हो चुके थे, यहां तक कि गंभीर लड़ाइयां भी। इसी वजह से पुलिस ने निधि को जल्दी हिरासत में ले लिया और उसके भाई को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। पूछताछ के दौरान दोनों बार बार कहते रहे कि उन्हें कुछ नहीं पता। जब पुलिस ने निधि के भाई पर दबाव डाला और 3rd डिग्री टॉर्चर की धमकी दी, तो भाई के डर से निधि ने कहा कि वो सब बता देगी। निधि ने फिर पुलिस को बताया, मैंने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची और की। जब पुलिस ने क्यों और कैसे किया ये पूछा, तो निधि शर्मा ने एक ऐसा राज खोला जो पुलिस को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। पहले उसने बताया कि कैसे प्लानिंग की थी। भवानी शंकर का कार ड्राइवर अशोक अभी भी कार के फाइनेंस की किश्तें भर रहा था। जब निधि शर्मा को यह पता चला तो वो अशोक के पास गई और बोली, मैं सारे पेपर और पेमेंट्स संभाल लूंगी, तुझे कुछ नहीं भरना पड़ेगा, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगी, लेकिन बदले में एक काम कर, मेरी मदद कर भवानी शंकर को मारने में। मैं तुझे ढेर सारा पैसा दूंगी, तू जिंदगी भर सेट हो जाएगा। उसने मीठी मीठी बातों और वादों से उसे मनाया। उसी प्लान के मुताबिक लाश मिलने से 3 दिन पहले 26 अप्रैल 2003 को सुबह करीब 7:30 पर निधि ने जूस में सेडेटिव टैबलेट्स मिला दी। भवानी शंकर ने वो जूस पी लिया। पीने के बाद वो सुस्त हो गया और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। निधि ने फिर ड्राइवर को बुलाया। उन्होंने क्रोबार से भवानी शंकर के सिर और गर्दन पर जोरदार वार किया, लेकिन वो तुरंत मर नहीं गया। वो कई बार होश में आया तो उन्होंने फिर से क्रोबार से मारा। ये देखकर निधि गुस्से से भर गई। वो किचन की ओर दौड़ी, एक बड़ा चाकू उठाया और एक झटके में भवानी शंकर का गला काट दिया। खून बहने लगा तो उन्होंने सिर को एक बड़े बोरे में डाल दिया। फिर बोरे को बॉडी के चारों ओर कसकर बांध लिया। इसके बाद उन्होंने भवानी शंकर की लाश को ऊपरी मंजिल से नीचे घसीटा। उनका प्लान था पहले उसे जलाना, फिर टुकड़ों में काटना। इसी प्लान के साथ वो रात करीब 2 बजे निकले। पहले तो सोचा जंगल की गहराई में ले जाकर छोड़ दें, फिर पास में दफना दें। सिर उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। घबराहट में उन्होंने लाश को गाड़ी में लादे बिना भाग गए। ड्राइव करते हुए उन्हें पास का एक कुआं मिला तो बोरा वहां फेंक दिया। दोनों फिर भागे और घर पहुंचकर घर को अच्छे से साफ किया। हत्या के सारे औजार और खून से सने बोतलों को एक जगह दफना दिया। निधि शर्मा के कबूलनामे के बाद पुलिस ने बिना समय गंवाए ड्राइवर अशोक को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने भवानी शंकर के घर की बारीकी से तलाशी ली। इसी तलाशी के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी भवानी शंकर की रोज की डायरी। डायरी के पेज नंबर 134 पर भवानी ने अपनी मौत से करीब 1 साल पहले 15 मई 2002 की एक बात लिखी थी। उसने लिखा था कि उसकी पत्नी निधि ने उसे तलाक की धमकी दी थी। उसने साफ शब्दों में बताया कि कैसे निधि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करती थी। कई बार वह उसकी मर्जी के खिलाफ घर छोड़कर चली जाती थी। भवानी ने लिखा था कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और खुद को बेबस महसूस कर रहा था। एक जगह उसने लिखा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, बेहतर है कि हम कोर्ट जाकर तलाक के लिए अर्जी दें। डायरी में यह भी दर्ज था कि वो अपनी पत्नी को कोर्ट बंद होने से ठीक 1 घंटे पहले लेकर गया था, क्योंकि उसे पता था कि कोर्ट 1 बजे बंद हो जाती है। उसने लिखा कि निधि बहुत नाराज थी और इसके बाद वह वकील से मिलने वाला था। भवानी की डायरी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना थी। कई पन्नों में उसने डर जताया था कि कहीं उसकी पत्नी उसके खाने में कोई नशीली दवा या जहर न मिला दे। कुछ पन्नों पर आंसुओं के निशान भी थे, जो उसके अंदर के दर्द को बयां कर रहे थे। साफ लग रहा था कि वो ये सब इसलिए लिख रहा था क्योंकि वो पत्नी की क्रूरता सह नहीं पा रहा था, लेकिन बच्चों की वजह से उसे छोड़ भी नहीं पा रहा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान निधि शर्मा और उसके सहयोगी ड्राइवर अशोक के खिलाफ सारे सबूत पूरी तरह साबित हो गए। दोनों को 21 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि दोनों को ही साल 2024 में रिहा कर दिया गया। सजा के बाद भवानी शंकर के माता पिता को उसके दोनों बच्चों की कस्टडी मिली और उसकी पूरी संपत्ति भी उन्हीं को सौंप दी गई। कोर्ट ने कहा कि बच्चे बड़े होने पर खुद बिजनेस संभालेंगे, लेकिन इसके बाद भी एक सवाल सबके मन में बना रहा, आखिर निधि शर्मा ने अपने पति की हत्या क्यों की? जांच में यह सामने आया कि निधि और ड्राइवर अशोक के बीच गुप्त रिश्ता था और दोनों साथ रहना चाहते थे।
भवानी तलाक देने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना था। इसी बात ने निधि को और गुस्से से भर दिया। पूछताछ में निधि ने दावा किया कि भवानी बॉम्बे और दिल्ली के रेड लाइट इलाकों में जाता था और उसके कई महिलाओं से संबंध थे। उसने ये भी कहा कि वह भवानी के पूरे बिजनेस और प्रॉपर्टी पर कब्जा चाहती थी, लेकिन भवानी ने कभी उसे इसकी इजाजत नहीं दी। लालच और गुस्से में आकर उसने अपने रास्ते से पति को हटाने का फैसला कर लिया और खुद कबूल किया कि उसी ने उसकी हत्या की थी। जेल से 21 साल बाद बाहर आने के बाद निधि की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। उसके दोनों बेटे, जो अपने दादा दादी के साथ रह रहे थे, ये जानने के बाद कि उनकी मां ने उनके पिता की हत्या की थी, उससे मिलने तक को तैयार नहीं हुए। लेकिन निधि की कोशिशें फिर भी नहीं रुकीं। वो प्यार के लिए नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही थी। भवानी की मौत के बाद सारी संपत्ति उसके बेटों के नाम हो चुकी थी और निधि उसे वापस पाना चाहती थी। उसने कोर्ट में दावा किया कि बच्चे नाबालिग हैं और प्रॉपर्टी संभाल नहीं सकते, इसलिए संपत्ति उसे दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। इसके बावजूद निधि ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक केस करती रही, उस दौलत के लिए जिसे पाने के लिए उसने अपने ही पति की जान ले ली थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास की दीवारें कभी-कभी लालच और गुस्से की आग में जलकर राख हो जाती हैं। भवानी शर्मा की जिंदगी एक सफल व्यापारी की लग रही थी, लेकिन घर की छिपी साजिशों ने सब कुछ उजाड़ दिया। निधि की क्रूरता ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि 2 मासूम बच्चों को हमेशा के लिए अनाथ कर दिया। आज भी वो बच्चे बिना मां के प्यार के बड़े हो रहे हैं और न्याय की किताब में ये केस एक काला अध्याय बन गया। लेकिन याद रखना, हर रिश्ते में ईमानदारी और बातचीत ही वो चाबी है जो दरवाजे बंद होने से पहले खोल सकती है। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी तनाव भरी कहानियां हैं, तो चुप न रहें, मदद मांगें, क्योंकि समय पर बोला गया एक शब्द किसी की जान बचा सकता है। अगर ये स्टोरी आपको छू गई, तो कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या लगा, निधि का लालच या भवानी की उदासी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग सावधान रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ऐसी सच्ची घटना की स्टोरी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहें। धन्यवाद।